वालेकुम अस्सलाम नुकरा। हाय हेलो। नमस्ते रितिशा। गायत्री हाय। So today we are going to start a new topic, that is chapter number 15 from your physics textbook, structure of atoms and nuclei. तो स्टार्ट करते हैं हम। तो आई होप यू ऑल आर फाइन। गुड आफ्टरनून। अरे बहुत सारे पार्ट रहेंगे, वन शॉट नहीं है ये वन शॉट नहीं है, 3-4 शॉट में होगा। चलो स्टार्ट कर रहे हैं हम हमारा चैप्टर। सो जो स्टूडेंट्स न्यू आए हैं मैं उनको पहले मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एनीवन न्यू कि कोई है यहाँ पे आज जिसका फर्स्ट डे है? आई एम ओके। ठीक है। तो माय नेम इज़ अब्दुल्ला मोमिन, माय क्वालिफिकेशन इज़ एमएससी बीएड। और यहाँ इस ग्रुप में डेली 4 बजे लाइव लेक्चर होता है और हम कुछ टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, आधे से ज़्यादा 60-70% पोर्शन बाकी का भी कंप्लीट कर देंगे। तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आज। तो आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन के बाद हम थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल होता क्या है। उसके बाद हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ने वाले हैं। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल क्या होता है वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ने वाले हैं। और फिर अगर टाइम मिला तो बोर्स एटॉमिक मॉडल भी पढ़ेंगे। तो हमारे चैप्टर में जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, तो पहले एटम्स के बारे में क्या पता है आपको, कुछ बता सकते हो? व्हाट इज एटम? एटम्स किसको बोलते हैं? एनी आइडिया? एनीथिंग यू नो अबाउट एटम्स? एटम्स के बारे में कुछ भी पता है क्या? स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ओके। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, ओके। एनीवन एल्स? एटम इज unit of molecule, yes, the smallest particle of universe, okay. हम्म तो एटम्स की जो ओल्ड डेफिनेशन है, ओल्ड डेफिनेशन क्या है कि कॉन्स्टिट्यूट यूनिट ऑफ आयोनिक क्रिस्टल। कि ओल्ड डेफिनेशन के हिसाब से हम एटम्स को स्मॉलेस्ट पार्टिकल मानते हैं और स्मॉलेस्ट के साथ साथ हम इन डिवाइजिबल भी बोलते हैं, मतलब और डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा हम समझते थे। atoms can combine to form a new substance, we can't break it, which never break down, unbreakable ऐसा समझते हैं हम। ये भी पुरानी डेफिनेशन है, अनब्रेकेबल थिंग। बट एटम्स आर मेड अप ऑफ, एटम्स किससे मिलके बना है? तो हमको पता है एटम्स में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं, न्यूक्लियस और उसके अराउंड क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मिल रहा है
तो हम क्या बोलते हैं कि एटम्स जो है वो किससे मिलके बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना है। तो जो एटम्स को हम अनडिवाइडेड स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोल रहे थे, अब उससे भी छोटा पार्टिकल हमको पता है इलेक्ट्रॉन है। हाँ, इनडिवाइजेबल बोल रहे थे या अनडिवाइजेबल बोल रहे थे, तो ये डिवाइड कर सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन को अलग कर सकते हैं, मतलब एटम्स को फर्दर डिवाइड हम कर सकते हैं, ब्रेक भी हो जाएगा। तो एटम्स ब्रेक भी होता है। तो अभी के लिए हम क्या पढ़ेंगे कि एटम्स को डिवाइड कर सकते हैं, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। तो यही कुछ थ्योरी है, कुछ मिसकंसेप्शन है, वो हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो पहले हमको क्या लगता था कि एटम्स जो है वो अनडिवाइजेबल पार्टिकल है। तो यहाँ पे सबसे ओल्ड थ्योरी जो है वो डेल्टन्स थ्योरी है, डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, डेल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी क्या बोलती है कि मैटर इज मेड अप ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स। जो मैटर है, जो सब्सटेंस है, वो किससे बना है, इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल से मिल के बना है। और एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं। फिर एटम्स कैन कंबाइन विथ अदर एटम्स टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। तो एक एटम है हाइड्रोजन का, वो क्लोरीन के साथ मिलके HCl बना लेता है। एक एटम है सोडियम का, वो क्लोरीन के साथ मिलके NaCl बना लेता है। तो ये भी हमको पता है। बट ये सब ठीक है, ये जो पॉइंट है आगे का, क्या बोल रहा है, द एटम्स वेर इनडिस्ट्रक्टेबल, कि एटम्स को और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते या और छोटा नहीं कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो गया, रॉन्ग प्रूफ हो गया। कौन रॉन्ग प्रूफ किया, जे थॉमसन। जे थॉमसन क्या डिस्कवर किया कि एटम्स किससे बना है, इलेक्ट्रॉन से बना है इन 1887। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहली थ्योरी जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो डेल्टन्स की थ्योरी पढ़ रहे हैं। डेल्टन्स के हिसाब से क्या हो रहा था, मैटर इज मेड अप ऑफ इंडिस्ट्रक्टेबल पार्टिकल, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। एक ही एलिमेंट के एटम्स जो है वो आइडेंटिकल होते हैं, हाँ, सेम शेप के होते हैं। और एटम्स को कंबाइन करके हम न्यू सब्सटेंस बना सकते हैं, अलग अलग एलिमेंट के एटम्स को कंबाइन करके न्यू सब्सटेंस बना सकते हैं। तो जो ये फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि इनडिस्ट्रक्टेबल पार्टिकल है, वो एक एक्सपेरिमेंट किए थे कौन, जे थॉमसन। और उसको रॉन्ग प्रूफ कर दे कि एटम्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हम, एटम्स को डिवाइड कर सकते हैं। और उससे हमको क्या मिलेगा, एक और पार्टिकल मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स। तो एटम्स इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटम्स में एक और छोटा वाला पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को कौन डिस्कवर किया था, जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। कब डिस्कवर किया था, 1887 में। हम्म अब जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल क्या है वो पढ़ लेते हैं। तो जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल क्या है, ये एटॉमिक मॉडल कब आया था, 1903 में। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, ये क्या है, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल अब हम पढ़ रहे हैं। तो थॉमसन के एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, an atom is a sphere having a uniform positive charge in which electrons are embedded। ये फर्स्ट पॉइंट है। हाँ, पुडिंग वाला मॉडल, प्लम एंड पुडिंग वाला मॉडल, राइट, वेरी गुड। सिद्धि को पता है। तो ये मॉडल के हिसाब से थॉमसन क्या बोला कि ये एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, और इलेक्ट्रॉन उसमें एम्बेडेड है।
दिस मॉडल इज रिफर्ड टू प्लम एंड पुडिंग मॉडल। ये मॉडल बहुत फेमस था, ये नाम से प्लम एंड पुडिंग। प्लम एंड पुडिंग का मतलब क्या होता है वो मैं बता देता हूँ कि ये एक स्फीयर है और ये स्फीयर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। ये स्फीयर किससे बना है, पॉजिटिव चार्ज से बना है। तो यहाँ पे मैं एक बड़ा सी पॉजिटिव चार्ज बना देता हूँ, प्लस साइन। तो ये कंसिडर कर लो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पूरा की पूरा स्फीयर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और कहीं कहीं पे यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन, ये तीन इलेक्ट्रॉन, ये चार इलेक्ट्रॉन, ये पांच इलेक्ट्रॉन, ये छह इलेक्ट्रॉन। तो छह इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये कार्बन का एटम है ना। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो ये प्लम एंड पुडिंग मॉडल बोल सकते हैं हम कि ये पूरा स्फीयर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और उसमें कहीं कहीं क्या किए हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ऐसा छिड़क दिए हैं। प्लम एंड पुडिंग समझना है आपको, तो आप वाटरमेलन देखे हो, वाटरमेलन देखे हो क्या आप? वाटरमेलन को कट करते हैं, जब मैं उसको कट कर दिया बीच से तो ऐसा रेड रेड दिखेगा क्या? जो रेड पोर्शन है उसको आप क्या बोल दो, पॉजिटिव चार्ज। जितना भी रेड पोर्शन दिख रहा है वो पॉजिटिव चार्ज है। और बीच बीच में कहीं पे देखो उसके बीज दिखते हैं, बीज। वो जो रेड पोर्शन है उसमें वाटरमेलन में बीज होते हैं क्या, बीज? तो वो बीज को क्या कर लो, निगेटिव चार्ज कंसीडर कर लो। ऐसा लगेगा ना कि वो थोड़ा सी छिड़क दिए है, हाँ। तो जो बीच बीच में पॉजिटिव चार्ज, सॉरी निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, हाँ। सीड क्या है, निगेटिव चार्ज है। और बाकी जो रेड पोर्शन है, रेड वाला पोर्शन आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो वाटरमेलन को कट किए तो जितना रेड दिख रहा है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और जितना बीज दिख रहा है वो सब क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, प्लम एंड पुडिंग। आई होप तुमको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो ये ऐसा पूरा पॉजिटिव है, उस पे कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन को छिड़क दिए। तो ये ऐसा कौन बोलता था, थॉमसन बोलता था। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम, रेंडरिंग इट्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज 5 कूलम है तो निगेटिव चार्ज भी कितना होगा, 5 कूलम। और जब आप ये दोनों का सम करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, चार्ज जीरो मिल जाएगा। अगर चार्ज जीरो मिल रहा है तो हम बोलेंगे इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली क्या रहेगा, ये न्यूट्रल रहेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एज द होल सॉलिड स्फीयर इज यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज। ये जो सॉलिड स्फीयर, ये पूरा स्फीयर दिख रहा है, ये यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज हर जगह है। एंड द पॉजिटिव चार्ज कैन नॉट कम आउट। पॉजिटिव चार्ज को हम अलग नहीं कर सकते क्योंकि पूरा स्फीयर किससे मिलके बना है, पॉजिटिव चार्ज से, है ना। वाटरमेलन जब हम खाते हैं तो निगेट रेड वाला पोर्शन हम खा लेते हैं और बीज को अलग कर देते हैं। तो रेड वाला पोर्शन जिसको हम अलग नहीं कर सकते वो पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लेना है। बीज को हम अलग कर सकते हैं, एक एक बीज को आप निकाल सकते हो। तो हम ऐसे ही क्या करते हैं, थॉमसन के हिसाब से एटम्स भी ऐसे ही होते हैं कि रेड वाला पोर्शन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज को हम अलग नहीं कर सकते हैं, बट उसके बीज क्या है, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो उसको अलग कर सकते हैं। only the negative charge electron which are small can be emitted, मतलब emit हो सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। ये मॉडल एक और चीज एक्सप्लेन किया था
फॉर्मेशन ऑफ आयंस एंड आयोनिक कंपाउंड की आयंस कैसे बनते हैं वो भी एक्सप्लेन किया था। तो ये समझ में आ गया थॉमसन एटॉमिक मॉडल। एनी डाउट आगे बढ़ने का? अब उसके बाद हम रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, अब इसके बाद कौन आया? पहले तो डेल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी पढ़े, फिर डेल्टन्स के बाद थॉमसन एटॉमिक मॉडल पढ़े। अब उसके बाद हम पढ़ रहे हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आप भी पढ़े हो ना, केमिस्ट्री में पढ़े हो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है? तो जो थॉमसन बोला था, थॉमसन क्या बोला था? थॉमसन बोला था कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑल ओवर द स्फीयर स्प्रेड है, बट रदरफोर्ड बोला ऐसा नहीं है। पूरा की पूरा स्फीयर, पूरा की पूरा एटम पॉजिटिव चार्ज नहीं है। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे मिलेगा? न्यूक्लियस में मिलेगा। और इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं उसमें से, उसके अराउंड रिवॉल्व हो रहे हैं, राइट। एटम्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। एटम्स कैसे बने हैं? पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस से। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। अराउंड इट मतलब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व हो रहे हैं। उसके बाद साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम को कैलकुलेट करके बताया वो कि 10⁻⁻10 है साइज ऑफ एटम। और साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना बताते हैं वो? 10⁻15 मीटर बताते हैं कि न्यूक्लियस की साइज क्या है? 10⁻15 मीटर है। तो ये जो न्यूक्लियस है बहुत छोटा है। न्यूक्लियस इज 1 लाख टाइम्स स्मॉलर देन एटम। न्यूक्लियस क्या है? 1 लाख टाइम्स स्मॉलर देन एटम है। अगर न्यूक्लियस जो स्फीयर है वो स्फीयर का वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो जो एटम है वो कितना बड़ा है? 1 लाख सेंटीमीटर क्यूब है। समझ में आ रहा है? 1 सेंटीमीटर, अगर एटम का वॉल्यूम है 1 लाख सेंटीमीटर क्यूब, तो जो न्यूक्लियस है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है। साइज बता रहे, डायमीटर बता रहे कि जो एटम है उसका डायमीटर होगा 1 लाख टाइम्स ज्यादा न्यूक्लियस के। समझ में आ रहा है ये? पेज रिफ्रेश करो। तो 1 लाख टाइम्स स्मॉलर का मतलब क्या है? एक बड़ा सी ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम पूरा एम्प्टी कर दो। क्या है? इट इज कंप्लीटली एम्प्टी। वहां पे आप एक नीडल लेके जाओ, नीडल का पॉइंट दिख रहा है? नीडल का पॉइंट क्या है? न्यूक्लियस है। और वो जो ऑडिटोरियम की वॉल है, वॉल ऑफ ऑडिटोरियम इज ऑर्बिट। वो क्या है? ऑर्बिट है। वो ऑर्बिट में कौन रिवॉल्व कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। तो आप एक सुई लेके जाते हो, सुई का पॉइंट देख रहे हो? सुई का पॉइंट जो है वो क्या है? न्यूक्लियस है। और एक बड़े से ऑडिटोरियम में, थिएटर में लेके गए हो, तो वो थिएटर की जो वॉल है ऐसा कंसीडर कर लो। हाँ, तो एटम्स में न्यूक्लियस इतना छोटा होता है
और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड रिवॉल्व। तो आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि एटम्स आर मोस्टली एम्प्टी स्पेस। ये बीच की वाली स्पेस क्या है, एम्प्टी स्पेस है ना, एम्प्टी स्पेस। तो एटम्स आर मोस्टली एम्प्टी, एटम्स एकदम खाली रहता है, न्यूक्लियस बहुत छोटा है, और जितना भी मास है ना एटम का, 99.99% ऑफ मास इज इन न्यूक्लियस। 99.99% मास एटम का न्यूक्लियस में मिलेगा। मतलब अगर 100 ग्राम वाला न्यूक्लियस, एक एटम है 100 ग्राम वाला, तो उसमें न्यूक्लियस का मास कितना है, 99.99% है, ग्राम है, और 0.01 ग्राम क्या है, इलेक्ट्रॉन का है। ये इलेक्ट्रॉन का मास है और ये न्यूक्लियस का मास है। समझ में आ रहा है? तो मोस्ट ऑफ द मासेस आर सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में ही होता है ज्यादातर मास। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व हो रहे हैं इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। और रदरफोर्ड कैसे बताया, सोलार सिस्टम से कंपेयर करके, जैसा प्लैनेट्स रिवॉल्व हो रहे हैं किसके अराउंड, सन के अराउंड, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड। समझ में आ रहा है? मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम्स आर एम्प्टी, ज्यादातर स्पेस एटम्स में क्या होती है, खाली जगह होती है, पूरा की पूरा खाली है। एक ऑडिटोरियम पूरा खाली है, उसमें सुई रख दो बीच में, वो सुई का पॉइंट आपका न्यूक्लियस है, और ऑडिटोरियम का जो वॉल है वो आपका ऑर्बिट है, वहां वो बाउंड्री पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है। तो पूरा खाली खाली दिखेगा कि अंदर जाओगे आप बोलोगे ये तो पूरा खाली है, तो एटम्स में भी आप अंदर जाओगे तो पूरा खाली स्पेस है। समझ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या आता है, डिफिकल्टीज क्या हुई रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन किए रदरफोर्ड ने, सही एक्सप्लेन किए, उससे बहुत हेल्प मिली, बट कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो डिफिकल्टीज विथ रदरफोर्ड्स मॉडल, रदरफोर्ड के मॉडल में क्या क्या डिफिकल्टी थी या वो क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो। अल्फा पार्टिकल नहीं, अभी अल्फा पार्टिकल नहीं आएगा। हाँ चलो अल्फा पार्टिकल बोल सकते हो। डिफिकल्टी क्या आई, तो देखो हमको पता है कि एक न्यूक्लियस है सर्कुलर शेप का, न्यूक्लियस के अराउंड क्या रिवॉल्व हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, राइट। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहा है किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहा है तो ये एक्सिलरेटेड मोशन में है क्या, और मूविंग पार्टिकल्स हैव सम वेवलेंथ। हम डुअल नेचर में पढ़े हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या बोलती है कि अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी क्या होगी, वेवलेंथ होगी। मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है तो ये क्या एमिट करेगा, वेव एमिट करेगा। हाँ,
वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ द मूविंग चार्ज पार्टिकल। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन अगर मोशन में है तो ये रेडिएशन एमिट करने वाला है। रेडिएशन मतलब एनर्जी एमिट कर रहे क्या? रेडिएशन मतलब एनर्जी। वेव के फॉर्म में ये क्या करेगा? एनर्जी एमिट करेगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग ना, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रिवॉल्व हो रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रिवॉल्व हो रहे हैं तो वो कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट करते रहेंगे। और अगर वो कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? फिनिश, फिनिश होने वाली है, उनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज करते जाएगा, हाँ, एनर्जी लूज करने वाला है, तो जब ये एनर्जी लूज करेगा तो ये ऑर्बिट का साइज क्या होते जाएगा? कम होता जाएगा। ऑर्बिट का साइज कम होता जाएगा, रेडियस कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। और वो कहाँ पे चले जाएगा? और वो कहाँ पे चले जाएगा? न्यूक्लियस में चले जाएगा। ऐसा होना चाहिए ना। मतलब एटम्स स्टेबल नहीं रह सकते। एटम्स आर नॉट स्टेबल। बोलने का मतलब क्या था कि एटम्स कैसे स्टेबल है? हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने एटम्स हैं? हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने? 118 एलिमेंट्स हैं। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर स्टेबल ना, है स्टेबल। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर स्टेबल। स्टेबल है मतलब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं, और अगर वो एनर्जी एमिट करेंगे तो एनर्जी खत्म होगी, और एनर्जी खत्म होगी तो न्यूक्लियस में जाने वाले। स्टेबल है मतलब वो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहे हैं। कर रहे हैं क्या? वो कंटिन्यूअसली एक ही ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहे हैं ना। तो इसका रीजन नहीं बता पाए रदरफोर्ड। रदरफोर्ड से पूछा गया, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स मोशन में है वो एनर्जी एमिट करेगा, और जब वो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व हो रहा है तो वो कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट करेगा। और जब वो एनर्जी कंटिन्यूअसली एमिट करेगा तो वो उसकी एनर्जी खत्म होने वाली है। और जब एनर्जी खत्म हो जाएगी तो फिर वो न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा। और जब वो न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा तो वो स्टेबल कैसे हुआ? समझ में आ रहा है? ये आंसर, हाँ हाँ हाँ, तो ये आंसर नहीं दे पाए कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। रदरफोर्ड ने क्या क्या डिफिकल्टी थी? रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स। एटम्स स्टेबल है, मोस्ट ऑफ द एटम्स आर स्टेबल। तो ये क्यों है? इसका रीजन नहीं बता पाए। तो फिर इसका रीजन हम आगे पढ़ेंगे। इसका रीजन हम आज पढ़ेंगे। आज मतलब ये चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फिर आगे आ जाते हैं। अब आगे आ जाते हैं तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा मतलब थोड़ा सी रिलेटेड है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है? तो स्पेक्ट्रा का मतलब समझता है या स्पेक्ट्रम का मतलब समझता है क्या? एटॉमिक स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम ऐसा समझे हो क्या? मालिक, स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रो, अच्छा चलो मैं डायरेक्ट पूछ लेता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सुने हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? सेवन, अरेंजमेंट ऑफ waves according to their wavelength, according to their
वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। हमारे पास बहुत सारी वेव्स है। विजिबल लाइट है विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट है, एक्सरेज है, गैमा रेज है, रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है। तो ये सब जो है ये सब रेज है। कौन सी रेज है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिए स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या किए हैं, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑर्डर में अरेंज किए हैं। वेव्स जो है डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किए हैं, वो ऑर्डर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी वेव्स आती है? विजिबल लाइट, हरी ब्लू नीली अलग अलग कलर की लाइट दिखती है, अल्ट्रावायलेट लाइट, बाकी सब इनविजिबल है। एक्सरे होती है, गैमा रेज होती है, रेडियो वेव होती है, माइक्रोवेव होती है, इंफ्रारेड होती है। हाँ, तो ये सब रेस को क्या किए, उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अलग अलग अरेंज कर दिए हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। वो ऑर्डर को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं और उसको शॉर्ट फॉर्म में हम स्पेक्ट्रा भी बोल देंगे। कहाँ से आ रही है ये वेव्स? जब मैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोल रहा हूँ तो ये वेव्स कौन एमिट कर रहा है? ये वेव्स कौन? एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, मतलब एटम्स में से आ रही है। हाँ, ब्लैक बॉडी में पढ़े थे ना। हाँ, वेरी गुड। ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़े हो? ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हम पढ़े हैं ना, एक बॉडी को आप हीट किए तो वो वेव्स एमिट करना स्टार्ट कर दी। ये वेव्स एमिट कर रही है। ये वेव्स कहाँ से आ रही है? एटम्स में से आ रही है। तो यही से हम इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोलेंगे। तो इसके बारे में हमको पढ़ना है। चलो ठीक है। तो ब्लैक बॉडी को हम हीट कर दिए तो स्पेक्ट्रा क्या करने लगी, अलग अलग वेवलेंथ की वेव्स को एमिट करने लगी। तो यहाँ पे भी हम वही देखेंगे कि व्हेन वी हीट हाइड्रोजन गैस इनसाइड अ ग्लास ट्यूब टू हाई टेम्परेचर। एक ग्लास ट्यूब था, ये ग्लास ट्यूब में क्या है, H2 गैस है। इसको क्या किए, एकदम हाई टेम्परेचर पे हीट किए। जब इसको एकदम हाई टेम्परेचर पे हीट किए, अरे बाप रे, लास्ट स्लाइड देखिए, आगे बढ़ू? यही वाली स्लाइड बोल रहे हो ना? नहीं सर, सर कंटिन्यू। हाँ सर, नेक्स्ट। कभी नेक्स्ट बोलते हो, कभी लास्ट बोलते हो। ओके कंटिन्यू। चलो नेक्स्ट। हाँ, ऐसा फील आ रहा है क्या, कुछ कर रहे हो? ऐसा कनेक्शन बना क्या एटम्स और न्यूक्लियाई से? मस्त कहानी सुना रहे अब्दुल्ला सर। आ रहे हैं ना समझ में? चलो ठीक है। तो क्या किए, एक गैस का चैम्बर ले लिए, ग्लास ट्यूब ले लिए, गैस का चैम्बर ले लिए। वो गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस को कहाँ पे रखे हैं? ग्लास ट्यूब में रखे हैं और उसको हाई टेम्परेचर पे हीट कर दिए। तो जब हाई टेम्परेचर पे हीट किए तो हम क्या देखे, यहाँ से वेव्स एमिट होना स्टार्ट हो गई। ये वेव्स एमिट हो रही है। क्या हो रही है? हाइड्रोजन गैस क्या कर रहा है? वेव्स एमिट कर रहा है। और जो वेव्स एमिट कर रहे हैं ना, हैज ओनली अ फ्यू सिलेक्टेड वेवलेंथ। जब ये सब वेव्स की वेवलेंथ निकाले, जब ये सब वेव्स की, सब हंस क्यों रहे हैं? अरे बाप रे, अरे हंसने दो, बस कुछ पल और है हंसने वाले। 20 दिन, 20 दिन बाद तो फिर पेपर हाथ में आएगा तो रोना ही है।
है ना। सबको टेंशन है इसलिए हंसी निकल रही है, अरे बाप रे। ऐसा कि सबका रिवीजन हो गया 4-4 5-5 मरतबा, यही से हंस रहे हैं। और जिसका कुछ पढ़ के नहीं हुआ उसको बहुत टेंशन है। सर क्या होगा सर, 20 दिन सर ऐसा बता दो 20 दिन में क्या क्या पढ़ना है कि मैं पढ़ लूं। एक स्टूडेंट ना मेरे से पूछा, सर मेरे को ना 20 दिन वाली स्ट्रेटेजी बता दो, मैं पढ़ लूंगा। बोला भैया 20 दिन में 12वीं पढ़ के होगा नहीं, एक काम कर ये 5-6 चैप्टर पढ़ के जा, पास हो जाना बस। साल भर किए क्या तुम लोग। भारत का भविष्य है। अरे बाप रे, खुद पे हंसी आ रही है, चलो अच्छी बात है। हाँ उसको एक दिन की तो एक दिन की स्ट्रेटेजी वैसे ही है, खा पी के सो जाने का, जाने का पेपर मस्त एमसीक्यू शॉर्ट आंसर जो आते हैं लिख के आ जाने का। एक दिन की स्ट्रेटेजी वही है, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। और ज्यादा पढ़ाई हुई नहीं है तो पॉजिटिव वाली रिपोर्ट लेके चले जाओ, सबमिट कर दो, 15 दिन बाद फिर से तुम्हारे लिए एग्जाम हो जाएगा। वर्षा गायकवाड मैडम बोले है ना, अगर तुम नॉट फीलिंग वेल, तबीयत खराब है, बोल दो पॉजिटिव था, 15 दिन 1 महीने बाद तुम्हारे लिए नया पेपर बनेगा। फिर उसमें भी फेल हुए तो 1 महीने बाद फिर से पेपर होता है। मई में पेपर होगा, जून में पेपर होगा, जुलाई में पेपर होगा। तो बहुत ऑप्शन है अपने पास। मई वाले में नहीं पास हुए, सर्टिफिकेट जमा करा के जून में बैठ जाओ। नहीं हो पाओगे तो जुलाई में फिर से एग्जाम होगा, तो जुलाई में बैठ जाना। फिर जुलाई में भी नहीं हो पाए तो अगला साल है ना, अगला साल फिर इतना टाइम मिल जाएगा तुमको 1 साल का। अरे स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ मैं पास होने की। चलो ठीक है, मेरे को याद आ गया तो मैं बताने लगा। वैसे तो मैं था ही, तुम ही आगे पीछे करते हो। सर लास्ट स्लाइड, सर नेक्स्ट स्लाइड, चलो ठीक है। अब एक बार में पास हो जाएंगे, अब वो तो डिपेंड करते हैं तुम पढ़ते कैसे हो, लिखते कैसे हो। एक एक मिनट कीमती है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, रिस्क नहीं लेने का, चलो ठीक है। नहीं अब हमारा काम है तुमको रास्ता दिखाना। मई में है एग्जाम, ये अप्रैल 23 वाला पेपर जाने दो, बीच में लैंग्वेजेस है। मेन पेपर अपना मई से चालू हो रहा है। मई में नहीं हो पाया जून में देने का, जून में नहीं हो पाया जुलाई में देने का, जुलाई में भी नहीं हुआ तो अगला साल तो है ही। थोड़ी ना जिंदगी खत्म हो गई है। हाँ चलो। और बहाना तो है, घर वाले तो और कुछ नहीं बोलेंगे, बोल देना सर घर पे कि कॉलेज कहाँ चालू था। घर पे भी ज्यादा कुछ बोलने वाले हैं नहीं पेरेंट्स। ड्रॉप नहीं लेने का, पेपर देते रहने का। ड्रॉप मत लो, पेपर देते रहो, देखते रहो पेपर में क्या है। बोलते हैं सर घर वाले, तो घर वाले को बोलने का ना कॉलेज कहाँ चालू है। चलो ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं क्योंकि एग्जाम में आने वाला है। जो कहानी सुन रहे हो वो ध्यान से सुनो। अगले साल पेपर दो ना, ये साल भी दो, मई में भी दो, जून में भी दो, जुलाई में भी दो। और नहीं हो पाया तो अगले साल दो। क्या करेंगे अब, किसको बोलेंगे, सबको पता है ये साल क्या चल रहा है। ट्राई करते रहो, हार मत मानो। हाँ पर दो, देते रहो। क्या पता फोकट वाला मार्क्स मिल जाए ये साल। ऐसा बोर्ड की तरफ से आ जाए कि सर एकदम एक वर्ड भी लिखा है तो 4 मार्क्स दे दो। आता है हाँ ऐसा ऑर्डर। हमारे मॉडरेटर्स, मैं एग्जामिनर हूँ, मैं पेपर चेक कर रहा हूँ 7 साल से। तो हम लोग को मॉडरेटर जब बुलाते हैं पहले दिन समझाते हैं ना सब, तो वो बोलते हैं हमको कि सर इस साल थोड़ा प्रॉब्लम है तो दे देना मार्क्स बच्चों को। तो बच्चा अगर बी लिखा है तो हम ऐसा कंसीडर कर लेते हैं ए लिखा है।
पॉजिटिव सोच के, हमेशा एकदम पॉजिटिव माइंड रख के हम लोग नाम नंबर देते हैं। अरे बाप रे, नागपुर में बहुत कोरोना है। क्या करेंगे बेटा, सभी जगह कोरोना है। कौन, कोरोना कोरोना हर जगह है, ये तो पिछले साल से चल रहा है। सर आप कहाँ से है? मैं भिवंडी से हूँ। थाना थाना, मुंबई से लग के। भिवंडी अगर नहीं पता है तो डिस्ट्रिक्ट थाना में आता है। मी टू नागपुर। सिचुएशन बहुत बेकार है, क्या करेंगे। अब मैं भी देख रहा हूँ, तुम भी देख रहे हो, तो अब क्या कर सकते हैं अपन। सोचे थे बच्चे लोग को अच्छे से पढ़ा देंगे, यही जाके वैक्सीन बना लेंगे, क्योंकि जो वैक्सीन अभी बनी है वो लगाने के 2 दिन बाद कोरोना हो जा रहा है। बहुत तकलीफ है रे बाबा। अरे बाप रे। अरे बहुत इजी रहेगा, सिर्फ तुम लोग पेपर दो, तो सब वही बोल रहे हैं, पेपर दो, पेपर छोड़ो मत। परफेक्ट गाइडलाइन क्या नहीं मिली? अरे सिखा के नहीं हुआ, बट चलो ठीक है, चलो अब आ जाते हैं टॉपिक पे। हाँ, चलो चलो, अभी अभी कुछ फिजिक्स, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ लेते हैं। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा मतलब क्या हुआ कि ये हाइड्रोजन गैस को क्या किए, एक ट्यूब में बंद कर दिए और उसको खूब हीट किए। तो जब बहुत हीट कर दिए ना, तो वो क्या किया, वेव्स एमिट करना स्टार्ट कर दिया। जब वो वेव्स एमिट करना स्टार्ट कर दिया ना, तो हमको क्या दिखा कि ये जो एमिटेड वेव्स है, ये बस कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की ही वेव है। मतलब इसमें वेवलेंथ कौन सी मिली, 410 नैनोमीटर, 434 नैनोमीटर, 486 और 655। यही चार पर्टिकुलर वेवलेंथ की वेव्स को एमिट किया। कौन एमिट किया? हाइड्रोजन गैस एमिट की। कब एमिट की? जब उसको हीट किया गया। तो एक हाइड्रोजन गैस को चैम्बर में बंद किया गया, उसको स्टोव पे चढ़ा दिए, भट्टी में रख दिए, फर्नेस में, वो हीट हो गया हाई टेम्परेचर पे, तो वो वेव्स एमिट करना, रेडिएशन एमिट करना स्टार्ट कर दिया। और जब वो रेडिएशन एमिट किया, तो हम क्या देखें कि जो वेव्स निकल रही है वो सिर्फ चार वेवलेंथ की ही वेव्स निकल रही है। वो चार वेवलेंथ कौन थी? 410, 434, 486, 695 नैनोमीटर, एंड डज नॉट एमिट एनी रेडिएशन विथ वेवलेंथ इन बिटवीन दीज वेवलेंथ। समझ में आ रहे क्या? तो ये जो स्पेक्ट्रम, ये लाइन दिख रही है क्या? ये बाजू में एक ब्लैक वाला डायग्राम दिख रहा है, ये एक लाइन, ये दो लाइन, ये तीन लाइन, ये चार लाइन। द लाइन्स सीन इन द स्पेक्ट्रम आर कॉल्ड एमिशन लाइन्स। इसको ही हम क्या बोल रहे हैं? एमिशन लाइन। 100 वेवलेंथ, 100 वेव्स है, 100 वेव्स की वेवलेंथ क्या है? 410, 100 की 434, 100 की 486। तो ऐसे बहुत सारी वेव्स निकली, हजारों करोड़ों वेव निकली, बट हजारों करोड़ों वेव की वेवलेंथ बस चार ही थी। हाँ, चार सिलेक्टेड वेवलेंथ मिली, ये चार वैल्यूज की वेवलेंथ मिल गई। और ये जो स्पेक्ट्रम बना, स्पेक्ट्रम में जो लाइन बनी, उसको हम एमिशन लाइन बोलते हैं। समझा ये? तो ये ऐसा किसको मिला पता है कि ये एक साइंटिस्ट कौन ऑब्जर्व किया? बाल्मर। ये सबसे पहले ये जो लाइन मिली, ये लाइन कौन देखा? तो ये बाल्मर देखा। सर एक बार और रिपीट करो ना। देखो क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस लिए, हाइड्रोजन गैस को ग्लास ट्यूब में जमा किए और उसको हीट किए। जब उसको हीट किए तो वो वेव्स एमिट किया, बहुत सारी वेव्स एमिट किया, बहुत सारी वेव्स जब एमिट किया, तो हम सब वेव्स की वेवलेंथ कैलकुलेट कर लिए।
हर वेव्स की वेवलेंथ की 4 ही वैल्यू थी, मतलब 4 पर्टिकुलर वेवलेंथ की ही वेव एमिट हो रही थी। कौन एमिट कर रहा था? हाइड्रोजन गैस एमिट कर रही थी। कब एमिट कर रही थी? जब उसको हाई टेम्परेचर पे रखा गया। ये जो था ये बाल्मर था। बाल्मर ये बताया अपने को। हाँ वही है, बाल्मर ही है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही पढ़ रहे हैं। हाँ तो यहाँ पे क्या हुआ कि द ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ ऑफ द एमिशन आर फाउंड टू ओबे द रिलेशन। तो फिर बाल्मर क्या किया, एक फॉर्मूला बता दिया कि ये जो 4 वेवलेंथ आई है, 410 नैनोमीटर, 434 नैनोमीटर, और क्या थी वैल्यू, 486 नैनोमीटर, और क्या थी वैल्यू, 656 नैनोमीटर। ये देखो 400 टू 700 के बीच में है। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में, यही रेंज में है क्या? 400 से कम नहीं मिलेगी। तो ये रेंज किसकी है? ये जो रेंज है ये होती है विजिबल लाइट की रेंज। विजिबल लाइट की रेंज है, मतलब ये विजिबल थी तो दिख गया, राइट। हम्म। तो ये जो पहले वेवलेंथ मिली ये विजिबल रीजन में थी, तो दिख गया तो वो बता दिया। बट और भी वेव्स थी। वो और वेव्स कौन सी थी? यूवी रीजन वाली भी थी और इंफ्रारेड रीजन वाली भी थी। ये जो आप देख रहे हो ये विजिबल रीजन वाली थी। विजिबल रीजन वाली के बाद यूवी रीजन वाली भी थी उसमें, इंफ्रारेड वाली, मतलब ये 4 के अलावा भी बहुत सी वेव्स थी। वो बाद में पता चला, बट पहले अपने को यही 4 पता था। और ये फॉर्मूले से आ जाता है, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइन, मतलब जो वेव एमिट हुई है, जो लाइन एमिट हुई है उसकी वेवलेंथ लैम्डा है। आर इज अ कांस्टेंट, ये जो आर है ये कांस्टेंट है, रेडबर्ग कांस्टेंट। एन एंड एम आर इंटीजर, एन की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है। M takes all integral value greater than n for that series. The wavelength decreases. The wavelength decreases with increase in m. वेवलेंथ क्या हो जाती है? डिक्रीज। तो यहाँ पे फिर लाइमन सीरीज मिली, फिर पेस्चन सीरीज मिली। ये बाल्मर वाली तो पहले मिल गई थी। बाल्मर वाली कहाँ पे थी? विजिबल रीजन में थी। लाइमन सीरीज मिली। लाइमन सीरीज में देखो ये लाइंस दिख रही है, ये लाइन स्पेक्ट्रा है। What is m? M is greater than n. n क्या है? n है ऑर्बिट नंबर। अगर n की वैल्यू 1 रहेगी तो m की वैल्यू 2 3 4। हाँ ये सब साइंटिस्ट का नाम है। ये फॉर्मूले को हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये फॉर्मूला हम डिराइव करने वाले हैं। ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ना 1.5, तो ये फॉर्मूले का डेरिवेशन हम देखने वाले हैं। तो टेंशन लो मत, ये जो स्लाइड पे जितनी भी चीज दिख रही है हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है क्या? अंडरस्टूड। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, द वेवलेंथ डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एम। एम की वैल्यू इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी। यहाँ पे एक लाइमन लिमिट, बाल्मर लिमिट, पेस्चन लिमिट, इसको हम बोलते हैं सीरीज लिमिट। क्या बोलते हैं? सीरीज लिमिट। सीरीज लिमिट में लैम्डा की, अच्छा यहाँ पे देखो, ये 90 नैनोमीटर है, ये 100 है, ये 110 है, ये 120 है। तो आगे जाऊंगा मैं तो वेवलेंथ बढ़ते जाएगी ना, और पीछे आऊंगा तो वेवलेंथ कम होते जाएगी। वेवलेंथ कम होते जाएगी तो मैं सीरीज लिमिट बोल दिया, ये मिनिमम वैल्यू। सीरीज लिमिट का मतलब होता है लैम्डा क्या है? मिनिमम है। लाइमन की सीरीज लिमिट मतलब लाइमन सीरीज में मिनिमम वेवलेंथ कितनी थी? बाल्मर की सीरीज लिमिट, बाल्मर में मिनिमम वेवलेंथ कितनी थी?
पेस्चन सीरीज लिमिट मतलब पेस्चन में सीरीज लिमिट कितनी थी। अगर लैम्डा मिनिमम चाहिए तो m की वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, और मैक्सिमम मतलब इन्फिनिटी। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी कुछ भी डाउट रहेगा तो थोड़ा सी सब्र कर लो, नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत डिटेल में पढ़ रहे होंगे ये फॉर्मूला। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, न्यूमेरिकल वगैरह सब बताएंगे। अभी के लिए इसको थोड़ा सी साइड में रखो, क्योंकि ये फिर से हम पढ़ने वाले हैं। ये ना टेक्स्ट बुक थोड़ा सी उल्टा पुल्टा बना दिया है, ये पहले दिखा के अब चलो, ये अपन बाद में भी पढ़ेंगे अच्छे से। अपने को पढ़ना है अब बोर्स एटॉमिक मॉडल। आगे वो फॉर्मूला मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, टेंशन मत लो। बोर्स एटॉमिक मॉडल, व्हाट इज बोर्स एटॉमिक मॉडल, वेटेज कितना है ये तो मेरे को भी नहीं पता, हम लोग एक्सपेरिमेंटल बैच है। हाँ चलो ठीक है, सब नया नया है ना, टेक्स्ट बुक भी नहीं है और बहुत ज्यादा चेंज हुई है, और एनसीईआरटी से बेस्ट टेक्स्ट बुक है। अरे तुम लोग जो सिलेबस पढ़ रहे हो ना वो बहुत अच्छा सिलेबस है, सीबीएसई वाले की टक्कर का है, मतलब सीबीएसई से बेस्ट भी है ऐसा समझ लो। हाँ, अरे हम लोग पढ़े हैं ना, पिछले पुराना सिलेबस नया सिलेबस सीबीएसई सब पढ़ते हैं, हम लोगों को सब पता है। हाँ समझ में, तो समझ में नहीं आता है क्या मैं जो पढ़ाता हूँ। चलो बोर्स एटॉमिक मॉडल, फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या है, आता है सर। फटाफट अपने को ना इक्वेशन देखना है, तीनों बोर्स का पॉस्टुलेट मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ 5 मिनट में, तो एकदम ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से। बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, बोर्स एटॉमिक मॉडल। बहुत इंटरेस्टिंग है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सर ये चैप्टर इन खत्म होगा, इन खत्म होगा मतलब कुणाल, समझा नहीं मेरे को। चलो ठीक है, कब खत्म होगा, अरे आज तो स्टार्ट किए हैं। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है न्यूक्लियस के अराउंड। सर्कुलर ऑर्बिट मतलब सर्कुलर मोशन हो गया क्या, सर्कुलर ऑर्बिट मतलब सर्कुलर मोशन, सो दिस इज द सेम अजम्पशन एंड द रदरफोर्ड। और सर्कुलर मोशन के लिए कौन सी फोर्स चाहिए होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो सर्कुलर मोशन के लिए वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही हमको क्या प्रोवाइड कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला पता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv² अपॉन r। कौन रिवॉल्व किसकी, सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रॉन की, तो एम आर ओमेगा भी होता है, mv² भी होता है। ये n लिखेंगे, ये n लिखेंगे, nth ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। ये कूलम्स लॉ में पढ़े हैं। बट इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E, प्रोटॉन पे चार्ज होता है E, मतलब Q1 भी E, Q2 भी E, E इंटू E, E² अपॉन r², 1/4πε0। ये किसके बीच की फोर्स है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच की फोर्स है, राइट। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन रहेगा तो उसके बीच की फोर्स। बट अगर दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन है तो उसके बीच की फोर्स डबल हो जाएगा। तीन इलेक्ट्रॉन और तीन प्रोटॉन है तो ये टिबल होने वाला है। तो ये मैं क्या करता हूँ, मैं लिख लेता हूँ ZE²अपॉन 4πε0 r²। व्हाट इज Z, Z इज द एटॉमिक नंबर। समझा क्या,
ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में चार्जेस ई, इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज ई, प्रोटॉन पे भी चार्ज ई, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन की फोर्स। तो अगर हीलियम ला रहा तो दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन की फोर्स। जितना भी एटॉमिक नंबर रहेगा उतनी जेड से मल्टीप्लाई करते जाओगे। वापस समझाओ सर। ये फॉर्मूला समझता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। कूलम्स लॉ पढ़े हो? कूलम्स लॉ से ये फॉर्मूला आ जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम पढ़े हैं। Q1 क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। चार्ज ऑन दो चार्ज पार्टिकल को रखते हैं फील्ड, तो वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, वही फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है ई, प्रोटॉन पे चार्ज है ई, तो ई इंटू ई हो गया ई स्क्वायर। दोनों के बीच का डिस्टेंस है आर, तो आर स्क्वायर। ये एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच की फोर्स है, तो दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन के बीच की फोर्स इसका डबल, तीन प्रोटॉन और तीन इलेक्ट्रॉन की इसका ट्रिपल। तो एटॉमिक नंबर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये मल्टीप्लाई होता जाएगा। और हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है mv² अपॉन r इज इक्वल टू Ze²अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट बोर्स पॉस्टुलेट। पहला जो बोर का पॉस्टुलेट है वो यही समझाना चाहता है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिवॉल्व हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहे हैं तो उनको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दिया सर्कुलर मोशन के लिए? तो उनको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दिया सर्कुलर मोशन के लिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। हाँ 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 हाँ, सही सही, समझ में आया। तो आई होप तुमको ये फर्स्ट पॉस्टुलेट समझा होगा। इम्पॉर्टेंट है, इक्वेशन याद रखना है, इक्वेशन हम आगे यूज करने वाले हैं। गॉट इट? सेकंड पॉस्टुलेट पढ़ने का कि टाइम हो गया कि कल करने का कंटिन्यू? एन क्या है सर? एन है ऑर्बिट नंबर। एन क्या है? ऑर्बिट नंबर। फर्स्ट ऑर्बिट है उसका रेडियस, सेकंड ऑर्बिट है उसका रेडियस, थर्ड ऑर्बिट ऐसा कौन सा nth ऑर्बिट? राइट डाउन द बोर्स फर्स्ट पॉस्टुलेट इन मैथमेटिकल फॉर्म। एक्सप्लेन बोर्स फर्स्ट पॉस्टुलेट। अच्छा चलो, हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चंस ऐड किया था मैग्नेटिक मटेरियल का। चलो एक क्वेश्चन है, थोड़ा सी न्यूमेरिकल टाइप है बट इजी है, मैग्नेटिक मटेरियल का। आंसर क्या रहेगा बताओ? क्वेश्चन बैंक में है ये तुम्हारे। रिलेटिव परमेएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी में क्या रिलेशन है? तो वन ऐड होगा या वन सब्ट्रैक्ट होगा? तो ये क्वेश्चन बैंक का था। हाँ ठीक है ठीक है। ऐड कैसे होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। म्यू आर इज इक्वल टू काय प्लस वन होता है, तो काय फाइंड आउट करना है, प्लस वन उधर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा। अभी फॉर्मूला मैं रिपीट नहीं करूंगा, कल अपन बहुत डिटेल में किए थे ये। हाँ, म्यू आर इज इक्वल टू वन प्लस काय, वन उधर चले जाएगा तो म्यू आर माइनस वन। बाय बाय, चलो सी यू, टाटा। कल सुबह भी रहेगा, शाम में भी रहेगा।
सुबह 7:30 बजे क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हैं, फिर शाम में ये लेक्चर होता है।